हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था मेसोमर प्रभाव, अतिसंयुग्मन और प्रेरणिक प्रभाव के जो अनुप्रयोग देखे थे। उसमें हमने काव्यनायन, मुक्तमूलक और ऋणायन की स्थिरता का क्रम देखा था बेटा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए थे और पिछली क्लास में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था जो मुझे डिस्कस करना था, जो मैंने काव्यनायन के लिए तो डिस्कस कर दिया था बेटा, काव्य ऋणायन के लिए नहीं किया था। याद करो, ऑर्थो मेटा पैरा पे जी समूह लगाया था मैंने। ठीक है, तो पहले उस वाले सवाल को डिस्कस कर लेते हैं अमन, फिर आगे इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये तीन मैंने यौगिक दिए थे जिसमें मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट क्या था बेटा, जी हमारा सबसे पहले OCH3 था। फिर हमारा सेकंड नंबर पे जी क्या लगाया था हमने, CH3 लगाया था। और थर्ड नंबर पे हमने जी को क्या लगाया था बेटा, NO2 लगाया था। मैंने बोला था आप करके आना, और इसके आंसर आपके उल्टे आ रहे होंगे, आप लोगों ने चेक भी कर लिया होगा। मैं कर करके बता देता हूँ आपको एक एक करके। ठीक है, OCH3 के लिए कैसे देखेंगे और NO2 के लिए और CH3 के लिए कैसे देखेंगे, आपको बस चेक करना है। आपने कर लिया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक बार बेटा मैंने OCH3 लगाया तीनों जगह पर। अब मुझे बेटा काव्य ऋणायन के लिए OCH3 का प्रभाव देखना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर है बेटा, ऑक्सीजन का लोन पेयर अंदर की तरफ चलेगा, तो इस समूह का कौन सा प्रभाव लग रहा है, क्योंकि ऑर्थो स्थिति पर लग रहा है ऋणायन के। ठीक है, तो इसका कौन सा प्रभाव लग रहा होगा, एक तो बेटा +M लग रहा होगा, दूसरा इसका -I लग रहा होगा जब ये ऑर्थो स्थिति पर लग रहा होगा। क्योंकि ये कार्बन sp2 है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणी होता है इसलिए -I लगा रहा है, और ऑक्सीजन का लोन पेयर अंदर अनुनाद के थ्रू जा रहा है इसलिए +M प्रभाव लगा रहा है। इसी प्रकार से अगर मेटा पे लगा हुआ है तो मेटा पे बेटा हम लोग क्या देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेरणिक प्रभाव देखते हैं, ना अतिसंयुग्मन देखते हैं, ना मेसोमर प्रभाव देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लग रहा है बेटा, सिर्फ और सिर्फ -I लग रहा है। फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा पैरा स्थिति पर लग रहा है तो ऑक्सीजन का लोन पेयर वापस अंदर की तरफ जा रहा होगा, इसका +M भी लग रहा होगा और -I भी लग रहा होगा। मुझे इतना सा बता दो बेटा कि काव्य ऋणायन के लिए मुझे +M +H +I चाहिए होते हैं स्थायी को बढ़ाने के लिए, या -M -H -I। भाई -M -H -I चाहिए होते हैं। इन दोनों में +M भी लग रहा है, -I भी लग रहा है, तो ओवरऑल जो देखूंगा +M ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, तो ये स्थिरता को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, कम कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्थिर कौन हो जाएगा, हमारा B वाला। उसमें केवल और केवल क्या लग रहा है बेटा, -I लग रहा है। A और C की चर्चा करते हैं बेटा, A और C में +M तो बराबर लग रहे होंगे, क्योंकि +M दूरी पर आधारित होते नहीं है, स्थिति पर आधारित होते हैं, और दोनों तरफ से देखूंगा तो +M बराबर ही लग रहा होगा ऋणायन के लिए। तो सारी की सारी जिम्मेवारी किस पे आ गई बेटा, -I पे, और -I क्या होता है बेटा, दूरी पर आधारित होता है। काव्य ऋणायन के लिए मुझे -I अधिक चाहिए, और जितनी कम दूरी होगी उतना अधिक -I लगेगा, इसलिए बेटा A वाला सबसे पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद C वाला आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ रहा है, जबकि यही चीज अपन ने उसके लिए करी थी काव्य ऋणायन के लिए, तो उल्टा आंसर आ रहा था आपका। अब नेक्स्ट वाला जो है वो CH3 के लिए करके देखते हैं बेटा, तो इसको मिटाते हैं और CH3 लगा के उसके प्रभाव देखते हैं कि CH3 का क्या प्रभाव लग रहा होगा और उससे क्या स्थिरता का क्रम आने वाला है। यहाँ पर मैंने एक बार ऑर्थो पर CH3 समूह लगाया, मेटा पर CH3 समूह लगाया और पैरा पर CH3 समूह लगाया। ठीक है, जब मैंने ऑर्थो पर CH3 समूह लगाया बेटा, तो ऑर्थो पर CH3 समूह का कौन सा प्रभाव आएगा, एक तो +H आएगा बेटा और एक +I आएगा। मेटा पे देखूंगा तो केवल और केवल मुझे प्रेरणिक प्रभाव देखना होता है, इसलिए +I लगेगा, और फिर यहाँ पर पैरा पे देखूंगा तो +H भी लगेगा और +I भी लगेगा। मुझे इतना सा बता दो बेटा कि काव्य ऋणायन के लिए हमें धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव या धनात्मक अतिसंयुग्मन प्रभाव देखना होता है या ऋणात्मक वाला, ऋणात्मक वाला। तो सारे के सारे वैसे तो इसको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, अस्थायी कर रहे हैं, लेकिन सबसे कम अस्थायी कौन कर रहा होगा बेटा, B वाला। फिर उसके बाद C और A में +H तो सेम ही लग रहा होगा, क्योंकि वो दूरी पर आधारित होता नहीं है, तो सारी की सारी जिम्मेदारी +I पर आ गई, और +I जितना दूर होगा उतने ही हमारे लिए बेनिफिट है। तो B के बाद C के बाद A, ये आंसर आ जाएगा CH3 के साथ। अब तीसरा वाला केस देखते हैं बेटा, NO2 वाला। जिसने पिछला लेक्चर देखा होगा उसी को पता होगा कि ये सवाल दिया गया था। ठीक है, तो पहले वाला लेक्चर देखें, उसके बाद ये वाला लेक्चर को देखें। ठीक है, वरना क्या है कि ऐसे डिसकंटिन्यू देखने में मज़ा नहीं आता। ऑर्गेनिक पूरी जुड़ी हुई है, आप पिछले लेक्चर नहीं देखोगे आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। NO2 की चर्चा करें बेटा, NO2 का कौन सा प्रभाव लगेगा, -M लगेगा और -I लगेगा अगर ये ऑर्थो पे है या फिर पैरा पे है। तो पैरा पे भी -M -I लगेगा, लेकिन मेटा पे केवल और केवल बेटा क्या लगता है, -I ऑपरेट होता है, इसलिए हम उसमें -I की बात करेंगे। अब काव्य ऋणायन के लिए -M भी बढ़िया है और -I भी बढ़िया है, तो A और C पहले आएंगे, B से ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि मेसोमर प्रभाव प्रेरणिक प्रभाव से ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ठीक है,
अब इन दोनों ए और सी में कंपैरिजन करना है बेटा। ए और सी में माइनस एम तो कैसा है, सेम है, लेकिन अब सारी जिम्मेदारी माइनस आई पे आ गई, और माइनस आई जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा कार्बन आयन स्थायी होगा। इसलिए आंसर क्या जाएगा बेटा, ए के बाद सी और सी के बाद बी, क्योंकि बी में केवल और केवल प्रेरणिक प्रभाव लग रहा है। तो आपने यही आंसर निकाले होंगे बेटा, आप चेक कर लो आराम से। चलो आगे बढ़ते बेटा, आज हम लोग एक नई चीज भी सीखने वाले हैं। क्या सीखेंगे, काप धनायन की स्थिरता का क्रम में एक सीरीज लिखा रहा हूँ, वो सीरीज आपको याद रहनी चाहिए, है ना। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें प्रूव नहीं कर पाते, कुछ चीजें एक्सपेरिमेंटली निकल के आती है, तो उस चीज को हम सीरीज में जमा लेते हैं, एक श्रेणी में जमा लेते हैं। और एक श्रेणी को याद करना ज़्यादा टफ काम नहीं है, अगर उस पर अपन 10-15 एग्जाम्पल कर लेते हैं तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली अपने को याद हो जाती है। ठीक है, तो आओ इधर डिस्कस करते हैं बेटा। आज जो हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है वो किससे होगा, काप धनायन के स्थायी क्रम। काप धनायन का स्थायी क्रम देखेंगे। एक श्रेणी बता रहा हूं मैं, जिस श्रेणी में सबसे पहला आइटम जो हमारे पास आ रहा है वो इस तरह का कुछ यौगिक है। अभी मैं आपको पहले श्रेणी लिख के बता रहा हूँ, फिर मैं आपको एक एक चीज प्रूव कर दूंगा कि ये क्यों पहले आ रहा है, ये क्यों बाद में आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमने ये लिखा है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक 7 मेंबर वाली वलय बना रहे हैं, जो कि कैसी है बेटा, जिसका नाम है ट्रोपिलियम कैटायन। क्या नाम है, ट्रोपिलियम काप धनायन, जो कि 7 एक जैसी आरएस बनाती है, एक जैसी अनुनाद संरचना बनाती है, जिसको हम 7 इक्विवेलेंट आरएस बोलते हैं। 7 इक्विवेलेंट अनुनादी संरचना बना रही है, और ये हमारे लिए कैसी है बेटा, एरोमेटिक है। एरोमेटिक क्यों है बेटा, क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण हो रहा है, हर एक परमाणु का संकरण sp2 आ रहा है, वलय भी है, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन भी हो रहा है। वो सारी बात है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ एरोमेटिक पढ़ाते वक्त कि ये क्यों एरोमेटिक है। फिर इसके बाद बेटा एक ऐसा कैटायन जिसपे 3 पीएच समूह लगे हैं, पीएच बोले तो फिनाइल। फिर उसके बाद 2 फिनाइल समूह लगे हुए हैं, फिर उसके बाद एक फिनाइल समूह लगा हुआ है, और उसके बेंजाइलिक स्थिति पर काप धनायन लगा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका अलाइलिक कैटायन है। ठीक है, ये कैसा है बेटा, बेंजाइलिक कैटायन, क्योंकि बेंजाइल स्थिति पर धनायन आ रहा है इसलिए इसको बेंजाइलिक कैटायन बोलते हैं। ये कैसा है बेटा, अलाइल स्थिति। अगर इस कार्बन पे आ रहा होता तो ये क्या होता, विनाइल। इस कार्बन पे आ रहा है इसलिए क्या बोलेंगे, अलाइल। पाई बंध के अल्फा कार्बन पे अगर धनायन आता है तो उसको बोलते हैं अलाइल समूह, और ये अलाइल धनायन है। अगर यहाँ पे कार्बन होता पाईबंध वाले पे तो वो क्या होता, विनाइल धनायन। तो अलाइल धनायन आएगा। उसके बाद हमारा 3 डिग्री धनायन, फिर उसके बाद 2 डिग्री धनायन, फिर उसके बाद 1 डिग्री धनायन, और सबसे अंत में आएगा बेटा एक यौगिक जो हमारे लिए कैसा है, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, एंटी एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण है। कुछ चीज़ें तो मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, जैसे अगर मैं यहाँ से समझाना चालू करूँ, केवल ये एक आइटम अलग से लिखा है, इसको भी मैं प्रूफ कर दूंगा। यहाँ से अगर सीरीज को समझाना चालू करूँ तो बहुत आसान है भाई। यहाँ पे 7 एक जैसी आरएस बन रही है, ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है, और 7 इक्विवेलेंट आरएस है ना, एक जैसी आरएस है। तो सबसे ज़्यादा एक जैसी अनुनाद संरचना बनती है तो उसको प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती है बेटा नॉर्मल अनुनाद संरचना से। मान लो कहीं पे 2 एक जैसी अनुनाद संरचना बन रही है, समान अनुनाद संरचना बन रही है, इक्विवेलेंट आरएस बन रही है, और कहीं पे 5 नॉर्मल आरएस बन रही है, 5 नॉर्मल अनुनाद संरचना बन रही है, तो हम इक्विवेलेंट आरएस यानी कि समान अनुनाद संरचना बनाने वाले को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल आरएस वाले को, भले कितनी बन जाए उसमें नंबर में। ठीक है, फिर यहाँ पे इस काप धनायन को देखो 3-3 फिनाइल के साथ अनुनाद में है, और ये फिनाइल समूह का कौन सा प्रभाव होता है बेटा, +m प्रभाव होता है। +m क्यों होता है, क्योंकि ये फिनाइल है, देखो आप ये फिनाइल है, पाई सिग्मा धनायन, पाई सिग्मा धनायन आ रहा है बेटा यहाँ पे। तो पाई सिग्मा धनायन में अगर मैं देखूंगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे भाई, अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व से न्यूनतम इलेक्ट्रॉन घनत्व की तरफ चलते इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ चलेंगे। तो इस बेंजीन रिंग का इस काप धनायन पे कौन सा प्रभाव लग रहा है बेटा, +m प्रभाव लग रहा है। तो यहाँ पे तो 3-3 फिनाइल लगे हुए हैं, तो 3 लोगों का +m लगेगा, फिर 2 लगे हैं तो 2 लोगों का +m लगेगा, 1 लगाया तो 1 का +m लगेगा। अब ये काप धनायन 3-3 जगह पर जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। बेंजाइलिक काप धनायन कहाँ पे जा सकता है, ऑर्थो पे और पैरा पे। मतलब यहाँ पे इसकी कितनी आरएस बन रही है बेटा,
5 अनुनाद संरचना बन रही है, जबकि अगर मैं यहाँ बनाऊंगा तो यहाँ पे कितनी बनेगी, 2 अनुनाद संरचना बनेगी केवल। मतलब ये काव्य केवल 2 लोगों पर ही विस्थानीकरण कर सकता है, जबकि यहाँ पर 4 लोगों पर विस्थानीकरण कर सकता है। यहाँ पर चार्ज आवेश जो है वो ज़्यादा विस्थानीकरण कर रहा है, आवेश अधिक लोगों में बटा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखूंगा तो बेटा अल्फा हाइड्रोजन की बात करूंगा तो मेसोमर प्रभाव जो होता है वो अल्फा हाइड्रोजन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, अतिसंयुग्मन से ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो ये 3 डिग्री काव्यनायन है, ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्थायी होगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री वाला 1 डिग्री से, क्योंकि 3 डिग्री वाले में प्लस आई भी ज़्यादा लगता है, साथ के साथ अल्फा हाइड्रोजन भी ज़्यादा आते हैं। यहाँ देखूंगा तो यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं बेटा, 6 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, है ना। जबकि यहाँ पर देखूंगा तो कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं बेटा, 3 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं मात्र। और यहाँ पर देखूंगा तो कितने आ रहे हैं बेटा, 2 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 4 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं बेटा, 4, 3 तो यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। और लास्ट वाला तो एंटी एरोमेटिक है बेटा, एंटी एरोमेटिक तो अत्यधिक अस्थायी होता है, तो उसको सबसे लास्ट में रखा है। अब बस मुझे इस ट्रोपिलियम केटायन और इस वाले केटायन में मेरे को आपको फर्क बताना है कि ये ज़्यादा स्थायी क्यों है इससे। बाकी तो आपको नॉर्मली समझ में आ ही रहा होगा कि सीरीज़ क्या कहना चाह रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अगर मैं कंपेरिजन करने के लिए सवाल भी देता तो आप खुद ही कर लेते, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं तो अपन ने भी लिखा दी क्योंकि अपने को भी पता थी, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं बेटा, है ना। इसी सीरीज में मैं एक दूसरी पार्ट भी लिख रहा हूं जहां से एक और नया कंसेप्ट निकल के आएगा। इसको मैं 1 नंबर बोल देता हूं और 2nd नंबर पे मैं एक आइटम लिख रहा हूं बेटा, जिसमें मैं लिख रहा हूं और इसके साथ ही मैं एरो इधर की तरफ लगा देता हूं। इसको बोलते हैं बेटा सीपीएम काव्यनायन और इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक काव्यनायन। बेंजाइलिक काव्यनायन से ज़्यादा सीपीएम काव्यनायन स्थायी होता है। सीपीएम की फुल फॉर्म क्या है, साइक्लो प्रोपिल मेथिल कार्बोनायन, ठीक है। साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोनायन जो है वो बेंजाइलिक कार्बोनायन की वजह से ज़्यादा स्थायी है। साइक्लोप्रोपिल मिथाइल कार्बोनायन बेंजाइलिक कार्बोनायन से अधिक स्थायी है। आप थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि हाँ ये होता होगा, मैं आपको प्रूफ करूंगा ये क्यों होता है। आप थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि सीपीएम कार्बोनायन बेंजाइलिक कार्बोनायन से अधिक स्थायी है। अब इधर आ जाओ आप वापस, आप इसको देखो, यहाँ पर ये वाला आइटम जो है वो एक सीपीएम कार्बोनायन बन रहा है, ये वाला भी एक सीपीएम कार्बोनायन बन रहा है और ये वाला भी एक सीपीएम कार्बोनायन बन रहा है। 3 सीपीएम कार्बोनायन है जो कि इन लोगों से ज़्यादा स्थायी होंगे। जितने ज़्यादा सीपीएम कार्बोनायन उतना ज़्यादा यौगिक स्थायी होगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो सीपीएम कार्बोनायन है उसकी स्थिरता इक्विवेलेंट आरएस से भी ज़्यादा होती है, समान अनुनाद संरचना वाले से भी अधिक स्थायी होती है, एक्सेप्शनली स्टेबल है। क्यों है उसके लिए मैं अभी आपको रीजन बताता हूँ, पहले आप यहाँ तक नोट डाउन करो। हाँ भाई, तो देखो सीपीएम कार्बोनायन जो है वो बेंजाइलिक कार्बोनायन से अधिक स्थायी है बेटा। और सीपीएम कार्बोनायन क्यों स्थायी है उसके बारे में अब चर्चा करते हैं, जिसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा डांसिंग अनुनाद। फिर अपन वापस से आपको बता देंगे कि ये वाला ज़्यादा स्थायी क्यों है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा डांसिंग अनुनाद, वहाँ से अपने को कई सारी बातें देखने को मिलेगी। ये जो डांसिंग अनुनाद नाम है बेटा ये टीचर्स द्वारा ही दिया गया है, ठीक है। जो पुराने टीचर्स थे, ठीक है, पहले जो पढ़ा के निपट चुके हैं, ठीक है, उन्होंने ही डांसिंग अनुनाद का कॉन्सेप्ट लेके आए थे, ठीक है। किताबों में आपको डांसिंग अनुनाद के नाम से नहीं मिलेगा, किताबों में आपको नॉर्मल थ्योरी की तरह मिलेगा, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए हमने इसका नाम रख दिया, क्या रख दिया बेटा, डांसिंग रेजोनेंस या फिर डांसिंग अनुनाद, है। अब ऐसे डांसिंग को नचनिया तो बोलूंगा नहीं, है ना, कि नचनिया अनुनाद हो रहा है, अच्छा नहीं लगता ना यार, नचनिया अनुनाद बोलना अच्छा नहीं लगता। तो डांसिंग रेजोनेंस या डांसिंग अनुनाद समझते हैं बेटा। डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है, ये जो हमारा सीपीएम कार्बोनायन है, अगर मैं इसको आपको समझाने लगूं कि इसमें जो बॉन्डिंग हो रही होगी, इसमें जो अतिव्यापन हो रहा होगा, कैसे इसमें बंध बने होंगे, उसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ी देर, है ना। मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन का कक्षक जो है वो इस तरह से, भाई होता तो यूं है कक्षक, लेकिन अगर उसको इस कार्बन को इस कार्बन के साथ बंध बनाना है तो उसको मुड़ना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। भाई ये कार्बन का एक कक्षक बना दिया मैंने, है ना, पी ऑर्बिटल बना दिया, है ना, या संकरित कक्षक बना दिया। तो इस संकरित कक्षक को इस संकरित कक्षक के साथ, या इस ऑर्बिटल को इस कक्षक को इस कक्षक के साथ अतिव्यापन करना है, तो भैया ये तो सीधे सीधे कर लिया मान लो, लेकिन इसको दूसरे पार्ट को भी तो करना है।
तो उसके दूसरे पार्ट को करने के लिए सारे के सारे पी कक्षक कैसे हो रहे होंगे, सॉरी पी कक्षक बोल रहा हूँ, संकरित कक्षक कैसे हो रहे होंगे, सारे के सारे यहाँ पर मुड़ रहे होंगे। तो क्या इतना ज्यादा कक्षक मुड़ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं मुड़ सकता। इतना ज्यादा कक्षक मुड़ेगा तो तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो बेटा वलय बन ही नहीं पाएगी, टूट जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये वलय ऐसे नहीं बनती बेटा, इसमें अतिव्यापन इस प्रकार से नहीं होता। इसमें अतिव्यापन कैसे होता है? इसमें अतिव्यापन कुछ इस प्रकार से होता है, देखो आप, ये आउट ऑफ द प्लेन जाके थोड़ा सा अपने प्लेन से, अपने तल से हटके अतिव्यापन दर्शाते हैं। देखो अब थोड़ा सा मुड़ा है, हल्का सा बाहर की तरफ गया है, और ये देखो मैंने यहाँ पे मस्त अतिव्यापन कर दिया इसका 1 नंबर। ठीक है, अपने तल से थोड़ा सा बाहर गए हैं, ठीक है, अपने तल से थोड़ा सा बाहर जाके ये अतिव्यापन दर्शा रहे हैं। ठीक है, उसका फायदा किसको मिला बेटा? ये जो यहाँ पे काब्दनायन बैठा हुआ है, रिक्त पी कक्षक जो है यहाँ पर, वो क्या करेगा, जैसे ही ये आउट ऑफ प्लेन जाके अपने तल से बाहर जाके अतिव्यापन दर्शाएंगे तो क्या करेगा, वो रिक्त पी कक्षक इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा बेटा, अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा, इधर से भी और इधर से भी। जब ये अपनी ओर आकर्षित करेगा तो यहाँ बंध बनना चालू होगा, और ये बंध बनना चालू होगा तो ये वाला बंध जो है वो टूटना चालू होगा। इस प्रकार से अगर यहाँ बंध बनना चालू होगा तो ये वाला बंध जो है वो टूटना चालू होगा। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ और भी संरचनाएं बन रही होंगी। वो संरचनाएं क्या होंगी, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पाइबंद बन जाएगा। और ये जो काब्दनायन था ये आवेश वाला था, और आवेश वाला कैसा हो जाता है बेटा, उदासीन, और ये उदासीन वाला था तो ये कैसा हो जाएगा, आवेश वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कम हुआ है बेटा, यहाँ से कम हुआ है। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से अगर इसके साथ बंध बना रहा है बेटा तो कैसा बनेगा, यहाँ पे पाई, यहाँ पे काब्दनायन। तो कभी तो इधर बन रहा है, कभी उधर बन रहा है। ये क्या कर रहा है बेटा, डांस कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, डांसिंग अनुनाद। कौन से बंध से अतिव्यापन करने लगा है, कौन से बंध को आकर्षित करने लगा है, सिग्मा बंध को आकर्षित करने लगा है, इसलिए इसको बेटा सिग्मा बंध अनुनाद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा बंध अनुनाद भी कहते हैं बेटा, क्योंकि सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इसलिए इसको सिग्मा बंध अनुनाद भी कहते हैं। अब देखो सीपीएम काब्दनायन की जो इतनी ज्यादा स्थायी बढ़ रही है, वो क्यों बढ़ रही है, उसका रीजन देखते हैं ना। ये इतना ज्यादा स्टेबल क्यों है, इतने ज्यादा स्थायी क्यों है? तो अपन लिखेंगे कि सीपीएम काब्दनायन स्थायी है क्योंकि सीपीएम काब्दनायन स्थायी है क्योंकि, यहां पे समझते हैं, एक एक पॉइंट लिखेंगे इसके लिए। इसमें डांसिंग अनुनाद हो रहा है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, इसमें सिग्मा बंध अनुनाद हो रहा है। तीसरा रीजन, यहां कार्बन का संकरण sp5 है। ये इंपॉर्टेंट बात, यहां कार्बन का संकरण sp5 है। संभव ही नहीं है सर, बेवकूफ बना रहे हो, sp5 कैसे हो सकता है, p तो 3 ही होते हैं, 5 बना दिया आपने। वो इसलिए बेटा क्योंकि यहाँ पे जो परसेंटेज s लक्षण आ रहे थे, अगर मैं इसमें परसेंटेज s लक्षण की बात करूं तो यहाँ पर जब मैंने इसका हाइब्रिड चेक किया, यानी कि इसका मैंने अनुनाद संकर चेक किया, तो उसमें परसेंटेज s लक्षण कितने निकल के आ रहे थे बेटा, 17%। और अगर 17% परसेंटेज s लक्षण है तो बचे हुए क्या होंगे, p, क्योंकि d और f ये तो है ही नहीं, इसमें कार्बन की बात चल रही है, या तो s होंगे या p होंगे। तो परसेंटेज s लक्षण अगर 17 है तो बाकी के क्या होंगे, p, और 17/83 का आप रेशो निकालोगे तो 1:5 का अनुपात आएगा। तो मैंने वही sp5 लिखा है। चौथा रीजन, हमें सही कारण नहीं पता। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही है बेटा कि हमें सही कारण पता ही नहीं है कि सीपीएम काब्दनायन क्यों ज्यादा स्थायी है। ठीक है, सब तुक्केबाजी है, परसेंटेज लक्षण 17% आ गए, सिग्मा बंध अनुनाद हो रहा है, डांसिंग अनुनाद हो रहा है। अभी भी इसमें साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि भाई क्यों ये इतना ज़्यादा स्थायी है। कोई एक्चुअल रीज़न हमारे पास है ही नहीं, हमें सही कारण पता ही नहीं कि बेटा सही में हो क्या रहा है इसमें, बस कुछ ऐसा हो रहा है ना, इतना समझा सकते हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है। अगर मैं बेटा इसका हाइब्रिड बना के दिखाऊं आपको तो इसका हाइब्रिड कुछ इस प्रकार से बनता है।
सभी जगह पे बेटा कैसे हैं, आंशिक बंद के चरित्र आ रहे हैं, सिग्मा बंद भी नहीं है, पूर्ण रूप से पाई बंद भी नहीं है, बीच का कुछ आ रहा है बेटा, कुछ इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं इसमें। जब इस संकर में मैंने इसमें परसेंटेज एस चरित्र जानने चाहे तो परसेंटेज एस लक्षण कितने निकल के आ रहे हैं बेटा, 17%, और पी के कितने आ रहे हैं, 83%, इसलिए 1:5 का अनुपात आ रहा है। ये अनुनाद संकर है। डांसिंग अनुनाद के बारे में मैं इतना ही बता सकता हूँ आपको, क्योंकि सही रीजन तो मुझे क्या किसी को नहीं पता, अगर कोई बता रहा है तो बेटा आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है ना। इसका सही कारण अपने को नहीं पता है, बस सीपीएम का आपदनन स्थायी होता है। अतिव्यापन कैसे करता है बेटा, बाहरी तल मतलब अपने तल से बाहर जाके करता है, ठीक है, और पी कक्षक द्वारा वो आकर्षित हो जाता है, तो इस तरह से वो अपनी डांसिंग अनुनाद वाली संरचनाएं बनाता है, इसलिए इसको अपन ने डांसिंग अनुनाद बोल दिया। अब आओ वापस से हम यहाँ पे चर्चा करते हैं जो थोड़ी देर के पहले बात कर रहे थे हम, कि सीपीएम का आपदनन बेंजाइलिक का आपदनन से ज्यादा स्थिर होता है। आप खुद सोच के देखो कि क्या रीजन हो सकता है, ऐसा क्या रीजन होगा कि ये बोल रहा है यार सीपीएम का आपदनन बेंजाइलिक का आपदनन से ज्यादा स्थायी है। अभी मैंने आपको पूरा रीजन बता दिया, ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं कि नॉर्मली बच्चे बता देते हैं इसका रीजन, है ना। अगर आप में थोड़ा सा भी दिमाग लगाने की क्षमता है, ठीक है, आप चाहते हो कि मेरे दिमाग के घोड़े दौड़ाऊं, तो भैया आप रीजन बता दोगे इसके। देखो इधर, यहाँ पे इस कार्बन धनायन का संकरण देखूंगा तो कितना आ रहा है बेटा, sp2, और इस कार्ब धनायन का देखूंगा तो sp5, यानी कि यहाँ पे परसेंटेज एस कितने आ रहे थे लक्षण 17%, और यहाँ पे परसेंटेज एस लक्षण कितने आ रहे हैं बेटा, 33.33% आ रहे हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ कि जो विद्युत ऋणता होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो परसेंटेज एस लक्षण के समानुपाती होती है कि नहीं होती। विद्युत ऋणता जो है वो परसेंटेज एस लक्षण के समानुपाती होती है। जितने ज्यादा परसेंटेज एस लक्षण होंगे उतनी ज्यादा विद्युत ऋणता होगी। सही बात कह रहा हूँ नहीं कह रहा। और जितनी ज्यादा विद्युत ऋणता होगी उस पर काप धनायन उतना अधिक अस्थायी होगा, क्योंकि काप ऋणायन ज्यादा स्थायी होता है, तो काप धनायन उतना अधिक अस्थायी होगा क्योंकि वो पहले ही भिखारी था, उसको और भिखारी कर दिया आपने। तो काप धनायन कहाँ अधिक अस्थायी है, जहां परसेंटेज एस चरित्र 33.33 आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा स्थायी है, इसलिए सीपीएम काप धनायन जो है वो बेंजाइलिक काप धनायन से अधिक स्थायी है। इसीलिए मैंने आपको वहां पे जब 3-3 पीएच लगाए थे उसके आगे, अब देखो वहां पे मैंने ये बात करी थी, ये 3 एग्जाम्पल लिखे थे वहां पे, ठीक है। जब एक बेंजाइलिक काप धनायन से एक सीपीएम काप धनायन ज्यादा स्थायी है, तो यहाँ तो 3-3 है, 3-3 का रोल तो और खतरनाक होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा भी। यहाँ पे बेटा 7 इक्विवेलेंट आ रहे सारी है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर बेटा इसका तनाव बनाव सब खत्म हो रहा है। ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटायन एक्सेप्शनली स्टेबल है ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग अनुनाद के कारण ये एक्सेप्शनली स्थायी हो रहा है बेटा, इसलिए ट्रोपोलियम केटायन से भी आगे रखा गया है। अब यहाँ से एक नोट वाली बात आती है बेटा, डांसिंग अनुनाद आप पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लो, पोज करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कि डांसिंग अनुनाद किस में होता है, ठीक है। ध्यान रहे बेटा, सिर्फ सीपीएम काप धनायन में डांसिंग अनुनाद होगा। आप लोगों को बहुत तरीके से बेवकूफ बनाया जा सकता है और आप उसमें डांसिंग अनुनाद देख के टिक भी कर सकते हो, है ना। तो मैं बता दूं आपको कि आपको कहाँ पे फंसाया जा सकता है। जैसे कहीं पे आपको ये दिख जाए तो इसमें डांसिंग अनुनाद नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये दिख जाए तो इसमें डांसिंग अनुनाद नहीं है, ये नॉर्मल एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें डांसिंग अनुनाद नहीं है, ठीक है। आपको कहीं पे बेटा ये दिख जाए इस तरह से, तो इसमें भी डांसिंग अनुनाद नहीं है, ठीक है। डांसिंग अनुनाद केवल और केवल कहाँ पे बेटा, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल के ऊपर केटायन आ रहा है, बस। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना आपको, ये जो संरचना दिख रही है, केवल और केवल इसी में डांसिंग रेजोनेंस की बात करी है हमने। इसके अलावा किसी में भी हमने डांसिंग अनुनाद की बात नहीं करी है। तो ध्यान से देख लो, इस संरचना को दिमाग में फिट कर लो बेटा कि यही सिर्फ डांसिंग अनुनाद होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। यही तो पी कक्षक था जो बाहर से आकर्षित कर रहा था। क्या ये वाला कर सकता है क्या? नहीं। क्या ये वाला कर सकता है? नहीं। क्या वो वाला कर सकता है? नहीं। केवल और केवल यही है, ठीक है। इसी में परसेंटेज एस लक्षण जो आ रहे हैं वो 17% आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे बेटा सबसे नीचे आप नोट करके एक बात लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको अभी तक बताया था, रेजोनेंस को हाइपर से, हाइपर को इंडक्टिव से, यानी कि अनुनाद को अतिसंयुग्मन से, अतिसंयुग्मन को प्रेरणिक प्रभाव से आगे रखा गया है प्रभावशाली में। अब मैं आपको काफी सारी और बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको त्रिविम बाधा देखनी है। जहां त्रिविम बाधा अधिक होगी वो मुख्य रूप से भयंकर अस्थायी हो जाता है, ठीक है ना, भयंकर अस्थायी हो जाएगा। त्रिविम बाधा मतलब आप देख रहे हो एक बेंच है, उसमें मैं 2-3 सुमो ग्रुप, है ना, सुमो लोगों को बिठा दूं, ठीक है। क्या वो बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे, एक ना एक को नीचे गिरना ही पड़ेगा। तो वाली बात है, त्रिविम बाधा वाली बात है, आप वो चीज बना ही नहीं पाओगे अगर त्रिविम बाधा अधिक होगी तो, है ना, साइज ज्यादा होगा तो। पहली चीज, त्रिविम बाधा को दिए इज्जत
दूसरी किसको दी है बेटा अपन ने, डांसिंग अनुनाद। फिर हमने किसको इज्जत दी बेटा, एरोमेटिकता को, या हिंदी में लिख देता हूं, तीसरी इज्जत बेटा किसको दी है, एरोमेटिकता को। एरोमेटिकता के बाद फिर किसको इज्जत दी है बेटा अपन ने, इक्विवेलेंट आरएस को। इक्विवेलेंट आरएस अभी बता चुका हूं मैं क्या होती है, जब समान अनुनाद संरचना बन रही होती है तो उसको ज्यादा इज्जत दी है। फिर नॉर्मल आरएस को, फिर अतिसंयुग्मन को, फिर प्रेरणिक प्रभाव को। तो पहले मैंने सिर्फ आपको यहाँ तक बताया था कि अनुनाद, अतिसंयुग्मन और प्रेरणिक प्रभाव। अब मैंने इसमें 5-6 चीजें और ऐड कर दी है। एक तो त्रिविम बाधा को सबसे ऊपर रखा गया है, मतलब ये स्थायी और अस्थायी दोनों को भयंकर रूप से प्रभावित करेगा। फिर डांसिंग अनुनाद और एरोमेटिकता, जैसे मान लो डांसिंग अनुनाद और एरोमेटिकता का केस आ गया तो आपको इज्जत किसको देनी है, डांसिंग अनुनाद को। मान लो डांसिंग अनुनाद और इक्विवेलेंट आरएस का केस आ गया तो किसको इज्जत दोगे, डांसिंग अनुनाद को। एरोमेटिकता और इक्विवेलेंट आरएस वाला केस आ गया तो किसको इज्जत दोगे, एरोमेटिकता को। नॉर्मल आरएस, नॉर्मल अनुनाद संरचना और एक जैसी अनुनाद संरचना का केस आ गया तो किसको इज्जत ज्यादा दोगे, एक जैसी अनुनाद संरचना को। तो अगर आपके दिमाग में ये चीज फिट हो गई ना बेटा तो आपका कभी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, इतनी सी बात है, इतना सा कंसेप्ट है। बाकी तो देखो मीजोमा प्रभाव, अनुनाद, अतिसंयुग्मन, प्रेरणिक प्रभाव ये सबको आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो अप्लाई करना आना चाहिए, एप्लीकेशन वाला पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अनुप्रयोग हमारे लिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो वो किससे होंगे बेटा, इस चीज़ को अगर आप फॉलो करोगे तो। अगर ये आपने सूत्र की तरह अपने दिमाग में फिट कर लिया, ठीक है, ये ज्ञान की तरह अपने दिमाग में फिट कर लिया तो आपका कोई भी सवाल नहीं अटकेगा, ये अपनी गारंटी है ना। यहाँ तक आप नोट डाउन करो, फिर इनके ऊपर बेटा अपन और सवाल करते हैं। ठीक है, हाँ तो भाई आओ थोड़े से एग्जाम्पल्स करते हैं जिसके थ्रू हमें इसमें और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी बेटा कि कैसे लगाना है। वैसे तो मैंने आपको इतने एग्जाम्पल करा दिए, आपके सवाल उसी में से पेपर में आ जाएंगे। ठीक है ना, इतनी गारंटी है कि एक ना एक सवाल तो जितने सवाल आपको कराए हैं उसी में से ही पेपर में बैठ जाएगा, सेम टू सेम। कॉपी को बस पढ़ते रहो, जो आप नोट डाउन करते जा रहे हो, नोट्स बना रहे हो, मेरे हिसाब से बना ही रहे होंगे। ठीक है, उसी को करते जाओ, उसी में से सवाल आ जाएगा। ठीक है, बाहर से कोई सवाल इतने आते नहीं है, नॉर्मल जो पढ़ा रहा हूँ उसी में से आ जाएगा। खूब सारे एग्जाम्पल करा रहा हूँ यार। क्या करना है आपको, ये जो सवाल दे रहा हूँ इसमें तुलना करना है स्थायी का, है ना, स्थायी की तुलना करें। सिंपल सा सवाल है। अगर मैं यहाँ पे प्रश्न लिखूँ तो यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन, स्थायी की तुलना करें। काव्य के स्थायी की तुलना करें। पहला सवाल ये रहा, खुद को करना है भाई, अप्लाई खुद को करना है। सारी एप्लीकेशंस बता दी मैंने आपको, डांसिंग अनुनाद भी पढ़ा दिया अब तो, कि डांसिंग अनुनाद क्या होता है, जो होता ही नहीं है, कुछ होता तो है मतलब, लेकिन उसके बारे में हमें ज़्यादा पता कुछ नहीं है। बस ये मान के चलना है कि हाँ कुछ होता है, उसकी एक्सेप्शनल स्थायी आ जाता है, बस कुछ स्टेबिलिटी आ जाती है, बस कुछ। इसको ए बी ए बी ए बी देखो मैंने प्रीवियस ईयर के सवालों को भी इसी में ले लिया है। मैं बार बार आपको ऐसे नहीं लिखूंगा कि जेई में आया हुआ है या नीट में आया हुआ है। ठीक है ना, मैंने ऑलरेडी इसमें कवर अप कर लिए हैं। अगर आप जब मैं आपको भी कुछ दिनों में कुछ लेक्चर के बाद मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, मैं अभी अपलोड करवा दूंगा शीट वगैरह, तो उसको सॉल्व कराऊंगा डीपीपी वगैरह को, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि यार ये सवाल तो उसने कॉपी में ही करा दिया था। ठीक है ना, आप ट्राई करते रहो भाई। ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को, टाइम की गहरी कमी है। मैं आपको बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहा हूँ जैसे क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, आपको बिल्कुल ऐसी फील नहीं आएगी
ये क्लासरूम में नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा आपको सोचने वाली बात नहीं है, बिल्कुल जैसे मैं बिल्कुल आपको बच्चा मान के क्लास में बैठे हो आप वैसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ज़्यादा एक्टिंग मेरे को आती नहीं है कि मैं आपको बोलूँ अरे देखो अरे ये करो, वो सब अपने से नहीं होगा भाई। अपन सीधे पढ़ाने वाले लोगों में से अपन पढ़ाना जानते हैं, पढ़ा लेते हैं, आपको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया है ना। मतलब आप एक्सपेक्ट करो कि अरे ये तो यार नाच भी नहीं रहा, गा भी नहीं रहा, मजाक भी नहीं कर रहा, तो वो सब चीज़ें अपने लिए नहीं है यार, ठीक है। आप तैयारी करने आए हो, तैयारी करो, ठीक है। मैं बीच बीच में वैसे कर लेता हूँ मजाक जब मेरे को लगता है कि हाँ आप कर लेना चाहिए, ठीक है। और देखो और एग्जांपल्स, चलो यहाँ पर बेटा सबसे पहला एग्जांपल, यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए, पोज करो ट्राई करो, पोज करो ट्राई करो, फटाफट पोज करके ट्राई करो। चलो ए और बी में बात करें अपन तो ये साइक्लोहेक्साइल मिथाइल कैटायन है बेटा, और ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन है। और डांसिंग अनुनाद जो होता है बेटा वो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन के लिए वैलिड है, साइक्लोहेक्साइल मिथाइल कैटायन के लिए वैलिड तो है नहीं, केवल इसके लिए वैलिड है क्योंकि ये बहुत छोटी रिंग है, बहुत छोटी वलय है, और बहुत छोटी वलय के कारण इसमें जो अतिव्यापन होता है वो बाहरी तल में हो जाता है, मतलब इसके तल से बाहर जाके इसका अतिव्यापन संभव होता है, इसलिए वो काव्यनयन मजे में आ जाता है, उसको आकर्षित करने को मिल जाता है। जबकि इनमें ऐसी बात रहेगी नहीं क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा बैंड नहीं होना पड़ेगा कक्षकों को जितने ज़्यादा बी में होना पड़ रहा था। इसलिए बताओ एक्सेप्शनली कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा बेटा, बी ग्रेटर देन ए ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा हमारे लिए ड्यू टू डांसिंग अनुनाद। फिर यहाँ पे देखोगे बेटा ये कैटायन जो है ये अनुनाद करके कहाँ पे आएगा, बोल ही नहीं रहे यार आप लोग यार, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। जैसे ही यहाँ पे आया तो उस सिचुएशन में क्या सिचुएशन बनेगी बेटा, ये यहाँ पर इस तरह से काव्यनयन आ जाएगा पाई बाई, यहाँ पर काव्यनयन आ गया। फिर इधर मैं बनाऊँ तो ये क्या सिचुएशन आ जाएगी, यहाँ पे पाई, यहाँ पर पाई और यहाँ पर काव्यनयन आएगा। जैसे ही आपके दिमाग में मतलब मैंने जैसे ये बोर्ड पे लिखा आपको चमक गया होगा कि यार यहाँ पर ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन बन गया, साइक्लोहेक्साइल मिथाइल कैटायन बन गया, और आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा कि यहाँ डांसिंग रेजोनेंस आ गया बेटा, तो बी ग्रेटर देन ए आंसर हो जाएगा, सिंपल है। फिर यहाँ पर देखो ये कैसा है बेटा, सीपीएम कार्बोनायन है, ठीक है, ये भी सीपीएम कार्बोनायन वाली फीलिंग दे रहा है, साथ के साथ इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी आ रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे डांसिंग अनुनाद तो हो ही रहा है, प्लस 6 अल्फा हाइड्रोजन भी इसमें देखने को मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ डांसिंग अनुनाद हो रहा है बेटा। तो डांसिंग अनुनाद प्लस 6 अल्फा हाइड्रोजन और डांसिंग अनुनाद में जीतेगा कौन, जब दो दो फैक्टर लग गए तो बी ग्रेटर देन ए ज़्यादा स्थायी होगा। हमें तो काव्यनयन के स्थायी से मतलब है, वो इधर से भी स्थायी हो रहा है और इधर से भी स्थायी हो रहा है, उसके तो दोनों तरफ से मजे चल रहे हैं, तो दोनों फैक्टर्स को काउंट करके चलूंगा। डी आर का मतलब डांसिंग अनुनाद है, डॉक्टर नहीं है बेटा। फिर यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ ट्राई करो, टाइम दो, आराम से पोज करो और पोज देके आराम से इसको सॉल्व करो, है ना। चलो यहाँ पे देखेंगे बेटा तीन तीन डांसिंग रेजोनेंस आ रहे हैं, ये तो मैंने अभी आपको जब सीरीज लिखाई थी, श्रेणी लिखाई थी तभी बता दिया था। यहाँ पे 3 डांसिंग अनुनाद आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे 7 एक जैसी आरएस बनेगी, या फिर इसको अपन एरोमेटिक भी बोल सकते हैं, और 7 एक जैसी आरएस बोल लो चाहे एरोमेटिक बोल लो, वो हमेशा डांसिंग अनुनाद से पीछे ही रहते हैं, डांसिंग अनुनाद उससे ज़्यादा स्थायी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा बेटा, आपका ए ग्रेटर देन बी आंसर आ जाएगा। पांचवा सवाल में देखो बेटा, पांचवा सवाल आपने किया होगा तो यहाँ से लेकर पूरा का पूरा यहाँ तक सब संयुग्मित आ रहा है, केवल ये कार्बन sp3 आ रहा है आपका। तो जब यहाँ से यहाँ तक संयुग्मित आ रहा है तो कितनी आरएस बन रही होगी, 7 अनुनाद संरचना बनेगी बेटा, प्लस यहाँ पर ये अल्फा कार्बन की तरफ व्यवहार करेगा इस काव्यनयन के लिए, और इस पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 7 अनुनाद संरचना प्लस यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। जबकि आप बेटा यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर इधर भी जा सकता है अनुनाद, इधर भी जा सकता है,
तो उतनी अनुनाद संरचना नहीं बन पाएगी। कितनी बनेगी? 6 अनुनाद संरचना बनेगी मैक्स टू मैक्स, 7 नहीं बनेगी, 6 बनेगी। प्लस यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं बेटा, तो 6 अनुनाद संरचना प्लस 2 अल्फा हाइड्रोजन। जब आप बना के देखोगे तब आपको पता चलेगा कि 6 कैसे बन रही है। भाई ये कार्ब है ना, ये बेंजाइल की स्थिति पे आ रहा है, इसको छुपा लो, तो इसकी वजह से कितनी बनती? 5। जब ये इस जगह पे कार्ब धनायन आएगा तो एक बार इसके साथ भी अनुनाद कर लेगा, तो वो छठी हो जाएगी। जबकि यहाँ पे क्या है बेटा, पहले ये इधर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कार्ब धनायन आएगा, और जब यहाँ पे कार्ब धनायन आएगा तो उसके बाद यहाँ पे 5 अनुनाद संरचना इधर से भी संभव होगी, फिर घूम फिर के आएगा तो 7 बन जाएगी। आप करके देखना एक बार, है ना। ये ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ कैसे अनुनाद संरचना बनाते हैं, उसमें टाइम वेस्ट होता है। नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो बेटा 7 अनुनाद संरचना संभव है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एटम कॉपीड है ऊपर से, ठीक है। जैसा ऊपर वाला है वैसे ही नीचे वाला है, बस यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 मिथाइल समूह लगा दिए, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन गायब हो गए बेटा। जो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ संभव हो पा रहे थे वो यहाँ पर अब नहीं हो पा रहे। उसी प्रकार से बेटा ये वाला इस वाले का कॉपीड है, और यहाँ पे 6 अनुनाद संरचना संभव है, लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है। अब मुझे यहाँ पे कंपैरिजन करना है बेटा, तुलना करनी है स्थायी की, तो अनुनाद भी स्थायी करता है और अल्फा हाइड्रोजन भी स्थायी करते हैं, तो दोनों के फैक्टर को जोड़ूंगा तो सबसे ज्यादा स्थायी तो ए हो गया, क्योंकि इसमें 7 + 2 का केस आ रहा है। फिर यहाँ पे सी में 7 अनुनाद संरचना, 6 और 6 का केस, तो 7 वाले को इज्जत ज्यादा दूंगा तो फिर सी हो जाएगा। फिर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि 6 + 2 आ रहा है, और फिर डी हो जाएगा आपका, है ना। पहले हमने सारे के सारे आंसर लिख लिए, एक एक के फैक्टर्स लिख लिए, बस उसको जमाना ही तो है अब। तो ए 7 + 2, फिर सी 7 अनुनाद संरचना बन रही है, फिर 6 + 2 में बी आ जाएगा, और 6 अनुनाद संरचना डी आ जाएगा। सिंपल है। अनुनाद को भैया यहाँ 7 अनुनाद संरचना है, 6 बन रही है, तो इज्जत तो ज़्यादा 7 अनुनाद संरचना को मिलेगी। फिर 6th और 7th आप लोग ट्राई करो बेटा। छठा सातवें के लिए मैंने आपको कोण तनाव थ्योरी पढ़ाई थी समावता वाले चैप्टर में, ठीक है। अगर आपको दोबारा पढ़नी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, तभी मैं पढ़ाऊंगा, वरना नहीं पढ़ाऊंगा। और वैसे भी मैंने आपको रिवाइज तो करवाई दी थी, पिछले 1-2 लेक्चर पहले ही रिवाइज करवाई थी मैंने कि क्या होता है कोण तनाव। फिर भी चलो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि कोण तनाव क्या होता है, हल्का फुल्का मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि बेयर कोण तनाव थ्योरी क्या है। पूरा लिखाने जैसा नहीं दूंगा बेटा, लेकिन इतना दे दूंगा कि आपको समझ में आने लग जाएगी बातें, क्योंकि लिखा तो मैं पहले ही चुका हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 6 कार्बन लिखे, यहाँ 5 है, ये 4 है, और ये 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सारे के सारे जो आ रहे हैं संकरण, वो कितना आ रहा है? sp3 आ रहा है। तो sp3 आ रहा है, तो sp3 के लिए जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? मैं 2 तरह के बॉन्ड एंगल लिख रहा हूँ बेटा, कोण तनाव लिख रहा हूँ एक तो। यहाँ पे मैं क्या क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ इसका एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल और इसका रियल बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल मतलब बंद कोण, है ना, जो वास्तविक इसका बंद कोण है और जिसका बंद कोण होना चाहिए था, ठीक है। तो उन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? कोण तनाव आ जाएगा, जिसको इंग्लिश में एंगल स्ट्रेन बोलते हैं, कोण तनाव, ठीक है। एक्सपेक्टेड और रियल। एक्सपेक्टेड मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो, और रियल मतलब वास्तविकता में जो इसका बंद कोण आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेटा, तो इसके लिए एक्सपेक्टेड बंद कोण कितना होना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है? लगभग 109 ही डिग्री आ रहा है बेटा, है ना, लगभग 109 डिग्री आता है। तो यहाँ पर अगर मैं कोण तनाव की बात करूँ 6 मेंबर वाली के लिए, तो कितना कोण तनाव निकल के आता है? 0 डिग्री का कोण तनाव निकल के आता है। 3 मेंबर की बात करता हूँ बेटा, 3 मेंबर की, यहाँ पर एक्सपेक्टेड बंद कोण कितना होना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन निकल के कितना आ रहा है? मुड़ा हुआ कितने पे? 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री इसका कोण तनाव निकल के आ रहा है। वास्तविकता में इसका 60 डिग्री है, और अगर मैं इसमें बात करूं तो एक्सपेक्टेड कितना था? 109 डिग्री 28 मिनट। तो कुल मिला के फर्क कितने का आ रहा है? 49 डिग्री 28 मिनट का फर्क आ रहा है हर एक कार्बन पर, हर एक बंद कोण पे आ रहा है, हर एक बंद कोण पे। इस वाले बंद कोण में भी 49 डिग्री 28 मिनट, इसमें भी 49 डिग्री 28 मिनट, इसमें भी 49 डिग्री 28 मिनट का फर्क आ रहा है। बात समझ रहे हो आप? जबरदस्ती मोड़ा हुआ है, ठीक है। होना 109 डिग्री चाहिए था, 60 डिग्री पे आपने जबरदस्ती मोड़ दिया, तो तनाव कितने का फील कर रहा है? 49 डिग्री 28 मिनट का तनाव फील कर रहा है।
फिर यहाँ पे कितना होना चाहिए था बेटा 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि सारे के सारे sp3 हैं, लेकिन आपने कितने डिग्री पे मोड़ रखा है बेटा 90 डिग्री पे मोड़ रखा है सारे के सारों को। तो कितने डिग्री का फर्क आ रहा है 19 डिग्री 28 मिनट का फर्क आ रहा है। तो 19 डिग्री तनाव आपने इसमें उत्पन्न कर रखा है इस वाले को बनाने के लिए। तो बताओ कैसा फील करेगा, अस्थायी फील करेगा, ये खुलना चाहता है ना, मतलब अगर आप इसको पकड़ के नहीं रखोगे, इसको एकदम से रिलीज कर दोगे तो खुल जाएगा, ऐसे ये 49 डिग्री वाला खुल जाएगा। यहाँ पर बात करें 109 डिग्री 28 मिनट की, ठीक है, और इसमें बंद कोण आता है आपका 108 डिग्री का, तो 1 डिग्री 28 मिनट का इसमें क्या है तनाव है। ये 1 डिग्री 28 मिनट तनाव, 19 डिग्री 28 मिनट तनाव, 49 डिग्री 28 मिनट तनाव, और इस साइक्लोहेक्सेन में जो है वो 0 डिग्री का तनाव आता है बेटा। तो इस तरह से हम तनाव देखते हैं, और जितना ज्यादा कोण तनाव होगा, कोण तनाव जितना अधिक होगा उतना ही यौगिक कैसा होगा बेटा, क्रियाशील होगा। उतना ही यौगिक क्रियाशील होगा, उतना ही यौगिक अस्थायी होगा। जितना अस्थायी होगा उतनी जल्दी क्रियाशीलता दिखाएगा, क्योंकि अस्थायी यौगिक किसमें बदलना चाहता है, स्थायी में, तो जल्दी से अभिक्रिया दर्शाना शुरू करेगा, जल्दी से क्रियाशीलता दिखाना शुरू करेगा, ज़्यादा क्रियाशील होगा। तो जितना अधिक कोण तनाव होगा उतना यौगिक अस्थायी होगा, उतना ही ज़्यादा क्रियाशील होगा। बात समझ में आ रही है क्या आपको? तो बस वही वाला फैक्टर लगाना है बेटा कि यहाँ पर पहले sp3 था, अब तो ये sp2 और हो गया, ठीक है, sp3 था sp2 और हो गया। तो यहाँ पर अब कितने डिग्री का तनाव आ रहा है, होना कितना कोण चाहिए था 120 डिग्री sp2 के हिसाब से, लेकिन आ कितना रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे कितने का तनाव आ रहा है बेटा 60 डिग्री का। इस काप धनायन के लिए बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कितना होना चाहिए था बेटा 120 डिग्री इस काप धनायन के लिए, sp2 है ना ये, और आ कितना रहा है 90 डिग्री, तो 30 डिग्री का तनाव आ रहा है। नहीं यही बात समझ में। फिर यहाँ पे ये काप धनायन कितने डिग्री 120 डिग्री, sp2 के लिए बंद कोण कितना होता है 120, और कितने पे मुड़ा हुआ है बेटा 108 डिग्री पे मुड़ा हुआ है, यानी कि कितने डिग्री का तनाव आ रहा है, 20 में से 8 गए तो 12 डिग्री लगभग का तनाव आ रहा है। और सबसे कम तनाव किसमें होगा हमारा, साइक्लोहेक्सेन में 120 होना चाहिए था, और आ कितना रहा है लगभग 109 डिग्री के लिए। तो सबसे कम कोण तनाव कितना किसमें आ रहा है, ए में। तो अगर मैं यहाँ पे स्थायी का क्रम देखूं, कोण तनाव जितना अधिक होगा उतना ज्यादा यौगिक कैसा होगा, अस्थायी। इसलिए सबसे ज्यादा स्थायी कौन है बेटा, ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ये क्रम आ जाएगा आपका स्थायी का, स्टेबिलिटी का। क्यों आया ये, क्योंकि ए में सबसे कम कोण तनाव है, बी में उससे ज्यादा, सी में सबसे ज्यादा, डी में सबसे ही अधिक। बात समझ में आ रहा है? डी में 60 डिग्री का तनाव है, और तनाव जितना अधिक होगा उतना ज्यादा यौगिक कैसा होगा, अस्थायी होगा। 7वें नंबर तो बहुत ही आसान है बेटा, यहाँ पे देख रहे हो आपकी ये चक्रीय है, समतलीय है, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉनों का चक्रीय संयुग्मन हो रहा है, ये तो एरोमेटिक है। ये वाला यौगिक कैसा है बेटा, एंटी एरोमेटिक है। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, अभी ये सब आपको दिखना चाहिए साफ साफ नजरों से। ये वाला यौगिक कैसा है बेटा, एरोमेटिक है। अब चक्कर क्या पड़ गया कि ए बी और सी बी, ए और सी दोनों के दोनों एरोमेटिक है। बी वाला तो सबसे आखिरी में आएगा, ये तो आपने सोच ही लिया होगा क्योंकि वो एंटी एरोमेटिक है। अब सी वाले में अगर मैं आरएस देखूंगा, मतलब अनुनाद संरचना देखूंगा, तो 7 एक जैसी अनुनाद संरचना बन रही होगी, जबकि ए वाले में बेटा 3 एक जैसी अनुनाद संरचना बन रही होगी। तो 7 और 3 में कौन जीतेगा, ऑब्वियसली बात है बेटा सी जीतेगा। तो सी, फिर ए, फिर बी, ये क्रम आ जाएगा आपका। सी एरोमेटिक, ए एरोमेटिक, बी एंटी एरोमेटिक, सी में 7 एक जैसी अनुनाद संरचना, फिर ए में 3 और बी में एंटी एरोमेटिक वाले कैरेक्टर आ रहे हैं। सी का नाम क्या है, ट्रोपिलियम केटायन। बार बार बता रहा हूं मैं आपको, कभी भी है ना आपके एग्जाम में नाम से भी आ सकता है ये, इसलिए मैं आपको नाम भी बता रहा हूँ। ट्रोपिलियम केटायन बोलते हैं इसको, ट्रोपिलियम काप धनायन, ठीक है। तो बेटा आज अपन ने क्या सीखा, वही काप धनायन की स्थिरता में थोड़ी सी आगे बात चलाई है। अपन ने डांसिंग अनुनाद सीखा बेटा। डांसिंग अनुनाद में अपन ने देखा कि हमें रीजन तो नहीं पता, लेकिन एक चीज़ पता चली कि परसेंटेज एस लक्षण जो है हमारे 17% आ रहे हैं, तो उसके थ्रू हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। स्थायी के ऑर्डर की बात कर सकते हैं, और कुछ मैंने अलग टाइप के एग्जाम्पल्स लिए जिसमें डांसिंग रेजोनेंस की बात हुई बेटा, ठीक है। कोण तनाव की बात हुई, कोण तनाव मैंने बताया आपको कि कोण तनाव कैसे आता है यौगिक में, ठीक है। ये मैंने आपको समानता वाले चैप्टर में भी पढ़ा रखा है कि कोण तनाव क्या होता है ना, पूरी एकदम बढ़िया से थ्योरी लिखाई हुई है बेयर कोण तनाव थ्योरी की, ठीक है ना। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में बेटा हम बंद सामर्थ्य और बंद लंबाई की बात करेंगे। तब तक के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ते रहे। थैंक यू।